आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर क्लास 10th स्टैंडर्ड पार्ट 2। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 11 ऑनवर्ड्स। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 11। हर बार की तरह आपको क्या करना है, पहले ये क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने हैं, फिर उसके बाद करेक्ट ऑप्शन डिटेल सोल्यूशन के लिए ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11, आज का क्वेश्चन नंबर 11, दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं, रियल आएंगे या इमेजिनरी आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे या रियल एंड इक्वल आएंगे। ये सब कुछ हमें इसको सॉल्व करके ही पता लगेगा। चलिए जी, तो यहाँ a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट डेट इज 1, c क्या होती है, कांस्टेंट टर्म डेट इज -1। बेस्ट मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। बेस्ट मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक मेथड था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना। एक मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बेस्ट मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी की आदत डालनी चाहिए आपको। चलिए जी, अप्लाई करते हैं। तो b इज -1 यहाँ पे, प्लस माइनस अंडर द रूट b की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 4 इंटू a इज 1, c इज -1 अपॉन 2a। तो x कितना आ गया, -1 प्लस माइनस रूट, है ना। तो ये आ गया +4, 1 + 4 इज 5, तो √5/2। तो x की दो वैल्यूज आ गई, -1 प्लस √5 होल डिवाइड बाई 2, जो कि अपने आप में एक इरेशनल है क्योंकि √5 इज इरेशनल। एंड x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई, -1 माइनस √5/2। अगेन √5 इज इरेशनल, तो ये पूरी रूट भी कैसे आ गई, इरेशनल। तो इसको हम कभी कभी बीटा भी बोलते हैं, इसको हम कभी कभी अल्फा भी बोलते हैं। तो दो रूट्स, दोनों इरेशनल, दोनों डिस्टिंक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है, ऑप्शन ए, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, दो रूट्स इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। नॉन रियल कब होती, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाता है ना। तो इमेजिनरी रूट्स या नॉन रियल रूट्स कब आती है, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाता है। तो बट यहाँ पे आंसर क्या आया, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, ऑप्शन ए। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 था। अब आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बहुत इजी सा ट्रिग्नोमेट्री का 1 मार्क का क्वेश्चन है। थीटा आपको गिवन है 30 डिग्री, कहते 3 tan थीटा बताओ। तो 3 tan थीटा अगर हमें निकालना है तो थीटा की वैल्यू हमने पुट की 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज 1/√3, tan 30 डिग्री इज 1/√3। तो इसको सॉल्व भी कर सकते थे, बट ये ही ऑप्शन गिवन है ना, ये ही ऑप्शन गिवन है 3/√3, यानी कि ऑप्शन सी। वैसे इसको सॉल्व करते तो कैसे करते, 3/√3, तो √3 को हम ज्यादा से ज्यादा बस रैशनलाइज कर सकते थे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। √3 इंटू √3 3, 3 से 3 कट होता, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर √3 भी बच सकता था। बट ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन में गिवन था, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन नंबर 13। आज की क्लास का बेस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर। तो सॉलिड हेमिस्फेयर कुछ ऐसा ऐसा नजर आता है। तो ये रेडियस, ये हाइट, हेमिस्फीयर में सब कुछ रेडियस ही है, हाइट भी रेडियस के बराबर ही होती है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है, 2/3 πr³। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम इज 2/3 πr³। गिवन है आपको 396/7। यहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं, है ना, यहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू जब कुछ गिवन ना हो तो 22/7, आर का क्यूब इज इक्वल टू 396/7। 7 से 7 कट, 11 2 ज़ा 11 3 एंड 11 6, 2 इंटू 2 4, 4 से 36 कट हुआ तो 9 आ गया। तो आर क्यूब कितना आ गया, 9 इंटू 3 27। आर कितना आ गया हमारे पास, 27 का क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट इज 3।
तो रेडियस ही हमें निकालना था, यहाँ से रेडियस हमारे पास आ गया, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर इन स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ध्यान से कर्व्ड सरफेस एरिया तो है ही है, टोटल सरफेस एरिया में ये सर्कल का एरिया भी आ जाएगा, है ना, वो सारा सरफेस जिसको आप टच कर सकते हो, तो ये सरफेस एंड ये सरफेस नीचे से, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 एज इट इज, पाई की वैल्यू इज 22/7, रेडियस इज 3 एंड 3। चलिए जी, कुछ कट नहीं हो रहा है यहाँ से, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो 27 इंटू 22/7। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 27 इंटू 22 इज 594 एंड अपॉन 7, तो यानी कि ऑप्शन आ गया हमारे पास ऑप्शन बी। तो इतने मैनी सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई भी एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है, तो 594/7, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन बी। चलिए जी आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट आगे हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्रोबेबिलिटी का एक इजी सा क्वेश्चन है। तो कभी भी किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। कभी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 है इसका मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, कभी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 है तो उसका मतलब होता है श्योर इवेंट, ऐसा होगा ही होगा। जब भी आप अपनी डेली लाइफ में कहते हैं कि ये काम तो होगा ही होगा, 100% है, तो उस 100% वाले प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होगा, 1, है ना। कोई इवेंट है, जब आप बोलते हैं ये इवेंट 100% होगा ही होगा, तब उस चीज की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी रहती है, 1। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ बैग कंटेनिंग 24 बॉल्स। तो एक बैग में टोटल बॉल्स कितनी है, 24 है, जिसमें से कि 4 तो ब्लू बॉल्स हैं, 11 ग्रीन बॉल्स हैं एंड रेस्ट आर वाइट। तो 11 और ये अपना 4 15, तो 9 आपकी वाइट बॉल्स। चलिए आगे, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। तो एक बॉल निकाली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज वाइट। तो वाइट आने के क्या चांसेस थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल्स, तो फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, टोटल बॉल्स आर 24, तो 3 से कट किया, 3 3 3 8, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3/8, ऑप्शन बी। तो बहुत ही इजी 1 मार्कर क्वेश्चन ही बनता है कि व्हाइट बॉल्स कितनी आएगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 3/8। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, है ना। अगेन इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, बहुत ही हॉट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4 एंड -5। तो अगर आप फिगर ड्रॉ करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच जाएंगे। शॉर्टकट क्या है, प्लॉट कर लो ग्राफ पे। तो -4 -5 कहाँ होगा, तो -4 कुछ यहाँ एंड -5, 1 2 3 4 एंड 5। तो -4 -5 ये पॉइंट है, हमने लोकेट कर लिया। लेट्स से इस पॉइंट का नाम है P। तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस के नियरेस्ट कौन सा पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस पे इसके नियरेस्ट कौन सा पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर इसके नियरेस्ट कौन सा पॉइंट होगा। तो आप खुद सोचो कि एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट के नजदीक, सबसे नजदीक पॉइंट कौन सा होगा। तो नजदीक जब भी जाना है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना। तो सबसे नजदीक पॉइंट ये होगा। आप खुद देखो कि ये वाला पॉइंट तो बहुत दूर है, ये वाला पॉइंट भी दूर है, ये वाला पॉइंट भी दूर है, ये वाला पॉइंट भी दूर है। शॉर्टेस्ट के लिए परपेंडिकुलर गिरा दो, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -4, 0, एंड दिस इज द आंसर। तो ऐसी ऐसी चीजें आप प्लॉट करके भी कर सकते हो। तो नियरेस्ट पॉइंट क्या हो गया,
-4,0 डेट इज ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था? ऑप्शन बी। चलिए जी आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये सबको पता है ना, ये सबको पता है, स्टैट्स का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन? मीडियन, है ना, मीडियन मतलब मिडल। तो मीन क्या होती है? एवरेज। मीन क्या होती है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मॉड क्या होती है? मॉड होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा बारी रिपीट हो रखा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अपनी टर्म होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, उसको क्या बोलते हैं? मॉड। और मीडियन क्या होता है? मिडल। तो मीडियन के लिए हमें क्या करते थे? क्लास 9th में भी करते थे। जब भी कभी हमें मीडियन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? मिडल वैल्यू तक पहुंचते हैं। पहले सारी ऑब्जर्वेशंस को हम 9th क्लास में क्या करते थे? पहले सारी ऑब्जर्वेशंस को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे और मिडल वैल्यू तक पहुंचते थे, वो मीडियन। और जब क्लासेस गिवन हो, क्लासेस में हम क्या करते हैं? सारी फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं, फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम मीडियन क्लास तक पहुंचते हैं और उसके बाद हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन 1 मार्कर था। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडल मोस्ट? तो आंसर इज ऑप्शन ए, मीडियन। तो मीडियन का मतलब मिडल मोस्ट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अगेन 17th क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 1 मार्कर क्वेश्चन है 17। अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। तो कहते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट होना चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 1:2। द पॉइंट इज, तो सबसे पहले बी ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गई क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है। डी ऑप्शन आपकी वैसे ही कट हो गई क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है, ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है। तो हमारी दो ही ऑप्शंस में फाइट थी, ए एंड सी, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ते ही क्योंकि हमारा आंसर आना चाहिए एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ऑप्शन बी और डी तो वैसे ही कट होगी क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है। खाली दो ही ऑप्शंस में फाइट है, ए एंड सी। चलिए ठीक। अ पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस, तो कहते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट गारंटीड 0 होगा और एक्स कोऑर्डिनेट हमें निकालना। डिवाइड्स दी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दी पॉइंट्स, ये कोई पॉइंट है ए, ये कहीं पे भी है, जरूरी नहीं है एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये कहीं पे भी एक पॉइंट है 2,-3। एंड बी, बी कहीं पे भी एक पॉइंट है, मैंने रैंडमली ड्रॉ कर लिया 5,6। तो अब हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो कि इसको 1:2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। चलिए जी, तो एक्स कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते थे? 1 × 5 that is 5 plus 2 × 2 that is 4 upon 1 plus 2। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 9/3। x कोऑर्डिनेट आ गया 3। क्योंकि पॉइंट x एक्सिस के ऊपर था तो y कोऑर्डिनेट गारंटीड 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी, 3,0। चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 18th। अगेन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन है। पहले आपको ट्राई करना है, फिर ये वीडियो आगे देखें। अ कार्ड इज ड्रॉन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 1 मार्कर के लिए, है ना। फेस कार्ड कौन से होते हैं? फेस कार्ड कौन से होते हैं? एक छोटी सी थ्योरी करते हैं। टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। रेड फर्दर 13 एंड 13, तो 13 हार्ट्स एंड 13 डायमंड्स। ब्लैक 13 स्पेड्स एंड 13 क्लब्स। तो हमारे पास टोटल 4 सूट्स हो गए, 4 सूट्स, है ना। टोटल हमारे पास 4 सूट्स हो गए। चलिए जी, तो हार्ट्स में अगर चलें 1 2 3 डैश 11 12 13। 11 इज जैक, 12 इज क्वीन, 13 इज किंग। तो ये फेस कार्ड्स होते हैं। हर सूट में 3 3 फेस कार्ड्स होते हैं।
हर सूट में 3 फेस कार्ड्स होते हैं, तो हमारे पास टोटल फेस कार्ड्स कितने हुए? 3 + 3 + 3 + 3 यानी कि 12 फेस कार्ड्स। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12 फेस कार्ड्स टोटल होते हैं। तो कहते हैं अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड कितने होंगे? तो 3 और 3 टोटल हमारे पास रेड फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। रेड फेस कार्ड 6 होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना था? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड इज फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस, है ना। तो 2 3 2 26, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 3/26। तो टोटल हमारे पास रेड फेस कार्ड्स कितने हो गए? 6/52। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 3/26। ऑप्शन इज डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना था? ऑप्शन डी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एसर्शन रीजन, अक्सर स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ कटते हैं, तो ख्याल रखना है एसर्शन रीजन का आंसर देते हुए। तो ये ऑप्शन आपको फिक्स है, यही होंगी बोर्ड के एग्जाम में भी, ये चेंजेस नहीं होते। एसर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए मार्क करके आनी है। अच्छा, बी पार्ट क्या कहता है? एसर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, बट रीजन का एक्सप्लेनेशन से कोई लेना देना नहीं है। रीजन अपनी जगह ठीक है, एसर्शन अपनी जगह ठीक है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए, एसर्शन। सी ऑप्शन क्या कहती है? एसर्शन ठीक है बट रीजन फॉल्स है। डी ऑप्शन, एसर्शन इज फॉल्स बस बट रीजन इज ट्रू। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। HCF of any two consecutive even natural number is always true। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, आप एग्जाम्पल से भी लेके कर सकते हैं। कोई भी दो इवन नंबर ले लीजिए, कोई भी दो रैंडमली कंसेक्यूटिव। तो मैंने 4 और 6 लिया, 4 के फैक्टर तोड़ो 2 का स्क्वायर, 6 के फैक्टर तोड़ो 2 × 3। तो HCF में क्या लेना होता है? ओनली कॉमन फैक्टर लेने होते हैं और लीस्ट पावर वाले लेने होते हैं। कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट पावर। तो यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो कॉमन फैक्टर है 2 और लीस्ट पावर मतलब 1, तो HCF आ गया 2। कोई भी दो नंबर लो रैंडमली, इवन नेचुरल नंबर लो, मैंने 10 और 12 लिया, फैक्टर्स बनाए 2 और 5 एंड 12 के बनाए 2 का स्क्वायर इंटू 3, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स हमने बना लिए। अब दो नंबर का HCF क्या होता है? खाली आपको कॉमन फैक्टर लेनी है एंड मिनिमम पावर। तो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 1, तो अगेन HCF 2 आ गया। कोई भी दो नंबर ले लीजिए रैंडमली, 18 और 20 लेते हैं, तो 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 का स्क्वायर, 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो अगेन खाली आपको कॉमन फैक्टर लेने हैं, कॉमन इज 2 एंड विद मिनिमम पावर, तो अगेन 2। तो यानी कि ये बात पक्का क्लियर हो गई है कि असर्शन बिल्कुल ठीक है ना, असर्शन इज ट्रू। अब रीजन पे देखते हैं। रीजन कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। एवरी नेचुरल नंबर, नहीं सॉरी, इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2। तो इवन नेचुरल नंबर, सही बात है ना, इवन नंबर्स होते ही कौन से जो 2 से डिवाइड हो सके, तो इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2। तो बी अपनी जगह ठीक है, लेकिन बी का ए से कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। एसर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, बट रीजन का एसर्शन से कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है? बी। बी क्या कहता था? एसर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इफ द रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज रिड्यूसेस टू हाफ एंड एंगल इज डबल्ड, देन द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर रिमेन्स द सेम। नहीं, गलत लग रही है मुझे स्टेटमेंट, हम सॉल्व करके देखते हैं। तो मान लो ये सेक्टर था, ये सेंट्रल एंगल है थीटा, ये रेडियस है आर। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या रहता था? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, तो लेंथ ऑफ आर्क होता था थीटा अपॉन 360 डिग्री
इंटू 2πr। स्टार्टिंग में पेरीमीटर कितना है, ओरिजिनल पेरीमीटर, पेरीमीटर इज दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो पेरीमीटर कितना है जी, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr प्लस 2r, है ना, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो ये था इनिशियल पेरीमीटर। अब इन्होंने चेंजेस करे, कुछ चेंजेस क्या किए कि रेडियस आधा कर दिया, एंगल डबल कर दिया, रेडियस आधा कर दिया, एंगल डबल कर दिया। तो एंगल जब डबल करा, एंगल जब सेंट्रल एंगल डबल करा और रेडियस आधा कर दिया, तो यहाँ ये 2 से 2 तो कट हो गया, ये पोर्शन तो सेम रह गया पेरीमीटर का, बट रेडियस आधा कर दिया। तो यहाँ पेरीमीटर का आंसर कितना आया, नया पेरीमीटर कितना हो गया, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr। ये पोर्शन तो सेम रह गया, बट यहाँ r रह गया। तो नहीं, ये पेरीमीटर अब चेंज हो गया है, पहले के मुकाबले ये पेरीमीटर अब चेंज हो गया। तो एसर्शन तो फॉल्स हो गई, है ना, एसर्शन कितनी होगी, फॉल्स हो। अब एक ही तो ऑप्शन होती थी, एसर्शन फॉल्स है तो रीजन ट्रू होगा ही होगा, एसर्शन फॉल्स है तो रीजन ट्रू होगा ही होगा कि लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडेड एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ रेडियस आर इज दिस। तो कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडेड एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज दिस। तो रीजन हमारा यहाँ पे ट्रू होना ही होना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आता है, ऑप्शन बी। एसर्शन फॉल्स होने के बाद रीजन को ट्रू होना ही होना पड़ेगा। मोर ओवर अगर हम निकालते भी है कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr। तो 2 से ये 360 कट हुआ तो आंसर कितना आ गया, थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू πr, है ना। तो यहाँ पे भी यही बोला गया है। चलिए जी, तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम तक आप सेक्शन बी के क्वेश्चन करके रखेंगे। ये रहा सेक्शन बी, और पूरे का पूरा सेक्शन बी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम सेक्शन बी। थैंक यू गाइस।